गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज डी ट्रिपल एस बी एस ओ का डेली वोकैब सीरीज़ का हमारा डे 12 है। और अगर आप अभी तक लगातार डे 12 तक आज तक डेली जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आज जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बोला था कि मैं सैटरडे स्पेशल भी कुछ करना चाहती हूँ, बिकॉज सैटरडे संडे मतलब कुछ हमें करना चाहिए एक्स्ट्रा, सो दैट हम बोर भी ना हो सेम पैटर्न से, राइट। तो आज मैंने क्या कोशिश की है कि एंटोनिम एंड सिनोनिम्स पे हमारा मेजरली फोकस रहेगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम संडे स्पेशल में क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं टेस्ट के फॉर्म में, है ना। सो आज सैटरडे को अब से हम क्या क्या करेंगे कि आप देखो, जो भी वर्ड होगा ना उसका सिनोनिम और एंटोनिम्स हम मतलब मेजरली सिनोनिम्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोहेरेंट हो गया, कोई एक वर्ड हुआ, उसके फिर हम जो है 6-7 से ज़्यादा या 6-7 जितने भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है वो रिपीट करेंगे, ठीक है। फिर जैसे इसका ऑपोजिट जो होगा, जैसे कोहेरेंट का इनकोहेरेंट है, तो फिर हम इसका भी सिनोनिम्स करेंगे। तो हमें एंटोनिम्स करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो कोहेरेंट का ऑपोजिट या एंटोनिम यही होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। बट मैंने क्या किया, इसका जो ऑपोजिट होगा ना, उसका भी हमने सारे सिनोनिम्स किए, समझ रहे हो। तो इससे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। जितना ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें भरेंगी, जितना ज़्यादा आप नए नए वर्ड्स सुनोगे, उतना ज़्यादा जो है चीज़ें फ़ैमिलियर होंगी, क्योंकि वोकैबुलरी तो आपको पता ही है कि बहुत वास्ट होता है ना। हम 10 दिन पहले ही सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो इसका एक तरीका ही यही है कि कंसिस्टेंसी के साथ जितने ज़्यादा न्यू वर्ड्स हो सके हम सुने, समझने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। अब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी कि आप ये वीडियो देखो, आपको सब याद हो जाएगा, नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। जो डेली जॉइन करते हैं उन्हें ये फ़र्क दिख रहा होगा कि जब 2-3 वर्ड्स एक ही बार से ज़्यादा हर दिन रिपीट होने लगते हैं, तो हमें वो उस वर्ड से फ़ैमिलियरिटी हो ही जाती है। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट अब हम शुरू करते हैं। सो आज थोड़ा-सा हमने हट के ट्राई किया है। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा कोहेरेंट। कोहेरेंट जो कि एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है जो लॉजिकली कनेक्टेड हो और आसानी से समझ आ जाए। 1 मिनट। हाँ। तो जो लॉजिकली कनेक्टेड हो और आसानी से समझ में आ जाए, इसका सिनोनिम है जो लॉजिकल है ना। कोहेरेंट मतलब जो लॉजिकल हो और आसानी से समझ में आ जाए, तो इसका सिनोनिम लॉजिकल, कंसिस्टेंट होगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्लियर है, लूसिड है, याद आ रहा होगा आपको। कनेक्टेड है, सिस्टमैटिक है, इंटेलिजिबल है। एंड देन कोहेरेंट का ऑपोजिट होता है इनकोहेरेंट, ठीक है। तो कोहेरेंट का एंटोनिम इज इनकोहेरेंट, ठीक है। अब देखो, एक ही साथ वही टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें इस बार करेंगे, और जो जो चीज़ें रिपीट होंगी, जो हमने पहले किया है सिनोनिम्स में होंगी, तो उससे और चीज़ें क्लियर होंगी। तो इनकोहेरेंट के और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। इनकोहेरेंट है मतलब वो चीज़ जो है अनक्लियर है, वो चीज़ इलॉजिकल है। देखो, इलॉजिकल है, कंफ्यूज्ड है, डिसजॉइंटेड है, अनक्लियर है, इनकंसिस्टेंट है, रैम्बलिंग है, डिसऑर्डरली है, केओटिक है, राइट। ही वॉज हर आंसर वॉज कोहरेंट, सो द इंटरव्यू अंडरस्टूड हर पॉइंट इमीडिएटली, कि उसका जो जवाब था वो बहुत ही कोहरेंट था यानी कि ल्यूसिड था। यानी कि वो बहुत ही स्पष्ट बोली, बहुत ही क्लियर वे में उसने बोला, कि इसलिए जो इंटरव्यू है उसने उसके पॉइंट को बहुत इमीडिएटली तुरंत समझ गए। चलो, नेक्स्ट वर्ड इज़ रिजिड जो कि एडजेक्टिव है। रिजिड जो कि एडजेक्टिव है, कलर मुझे बदलने दो। एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है, बहुत सख्त, या जो बदलने को तैयार ना हो। कोई चीज़ जो है बहुत रिजिड है, यानी कि वो अपनी जगह पे टिकी हुई है, कितनी भी कोशिश करो वो वहाँ से हट ही नहीं रही है। तो ये किसी आइटम, चीज़ के लिए भी हम बोल सकते हैं, थिंग के लिए बोल सकते हैं, इंसान के लिए भी बोल सकते हैं, जो बहुत सख्त हो। जैसे स्ट्रिक्ट, वैसे ज़्यादातर मेरे ख्याल से हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए रिजिड का यूज़ करते हैं। इसका सिनोनिम हो सकता है स्ट्रिक्ट है, फर्म है, इनफ्लेक्सिबल है, स्टर्न है, अनयील्डिंग है, हार्श है, फिक्स्ड है, अनबेंडिंग है। और अब देखो, रिजिड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा। रिजिड का ऑपोजिट हो जाएगा फ्लेक्सिबल है। कोई चीज़ रिजिड है एंड देन उसका उल्टा इज़ कि कोई चीज़ फ्लेक्सिबल है। अब इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। अडेप्टेबल, एडजस्टेबल, इलास्टिक, वर्सेटाइल है, ओपन माइंडेड है, एकोमोडेटिंग है, प्लाएबल है, रिस्पॉन्सिव है। चलो, अ रिजिड टाइम टेबल मे नॉट वर्क फॉर एवरीवन, कि एक रिजिड टाइम टेबल अगर हम बना दें तो वो सबके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए टाइम टेबल को कैसा बोला गया है कि टाइम टेबल रिजिड होगा, कि एक रिजिड टाइम टेबल बना दे और हम सोचें कि ये सभी के लिए काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। चलो, थर्ड वर्ड इज़ प्रोफाउंड, जिसका मतलब मतलब जो भी, ये भी एडजेक्टिव है।
प्रोफाउंड मतलब होता है बहुत गहरा या बहुत सीरियस हो कोई चीज़, जैसे बहुत डीप हो, इंसाइटफुल हो, थॉटफुल हो, मीनिंगफुल हो, इंटेंस हो, वाइज हो, सिग्निफिकेंट हो, परसेप्टिव हो। इन सभी का मतलब होता है कि वो चीज़ प्रोफाउंड है। और प्रोफाउंड है तो बहुत गहरा है, डीप है, सीरियस है, तो उसका उल्टा हो जाएगा कि वो सुपरफिशियल है। मतलब ऐसे ही हवा में कोई बातें जो करते हैं कि हवा में जो बातें होती हैं उनका कोई प्रूफ वगैरह नहीं होता, सुपरफिशियल है। मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर सी बात है। स्किन डीप है, ट्राइवियल है, शैलो है, सिंपल है, इनकम्प्लीट है, अनइम्पॉर्टेंट है, फ्रिवोलस है, और हमने फ्रिवोलस भी किया है। चलो एग्जाम्पल, द प्रोफेसर शेयर प्रोफाउंड आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में प्रोफेसर ने प्रोफाउंड आइडियाज़ शेयर किए, यानी कि बहुत इंसाइटफुल आइडियाज़, बहुत थॉटफुल आइडियाज़ शेयर किए। तो अगर आपने रेगुलर से किया है एजुकेशन में, चाहे बी एड, डी एड, बी एल एड, या तो आपको जो है काफ़ी कई चीज़ें जो है थॉटफुल लगी होंगी, कि इस तरह की कई क्लासेस इस तरह की लगी ही होंगी, अगर आपने ध्यान दिया है, कि जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस तरह के आइडियाज़ उभर कर आते ही हैं क्लासरूम डिस्कशन में, जो हमने कभी सोचा ही ना हो, जो इतना कॉमन हो कि उसको सोचने की ज़रूरत ही ना लगी हो, और वो हमें तो मतलब एजुकेशन में क्लासेस ज़्यादातर जो आइडियाज़ है वो इंसाइटफुल होते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफाउंड है वो चीज़। स्पोरैडिक इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव, और इसका मतलब है कभी कभी होने वाला, रेगुलर ना होना, कभी कभी होने वाला या रेगुलर ना होने वाला, जो मतलब जैसे बहुत इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो स्पोरैडिक है, यानी ओकेजनल है, इरेगुलर है, स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, रैंडम है, मतलब रैंडमली यार कभी भी पढ़ लेते हैं, इंटरमिटेंट है, इनफ्रीक्वेंट है, आइसोलेटेड है, पैची है। इन सभी का मतलब है कि कभी कभी होने वाला। मेरे ख्याल से इनकंसिस्टेंट भी हम बोल सकते हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्पोरैडिक है यानी वो चीज़ कभी कभी हो रही है, और इसका उल्टा हो जाएगा कि वो चीज़ ज़्यादातर हो रही है ना, तो फ्रीक्वेंट हो जाएगा। रेगुलर, कांस्टेंट, रिपीटेड, कॉमन, कॉन्टिन्यूअस, रूटीन, हैबिचुअल, परसिस्टेंट। स्पोरैडिक स्टडी इज़ लेस इफेक्टिव दैन डेली रिवीजन, है ना, कि स्पोरैडिक स्टडी जो है, मतलब आप जब जो आपका ओकेजनल जो इरेगुलर स्टडी है, जो आप कभी कभी करते हो, रैंडमली करते हो, वो डेली रिवीजन से कम इफेक्टिव होगा। फिफ्थ वर्ड इज़ कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस कॉन्स्पिक्यूअस जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, जो आसानी से नज़र आ जाए, वो चीज़, कोई चीज़ जब आसानी से विजिबल हो, नज़र आ जाए, उसको हम कॉन्स्पिक्यूअस बोलेंगे, यानी जो वो चीज़ आराम से बहुत जल्दी नोटिसेबल हो जाए, विजिबल हो, ऑब्वियस हो, प्रोमिनेंट हो, स्ट्राइकिंग हो, एविडेंट हो, डिस्टिंक्ट हो, रिमार्केबल हो। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि वो चीज़ इन कॉन्स्पिक्यूअस है, इन इन कॉन एक मिनट, इनकॉन्स्पिक्वस, यानी कि वो चीज़ हिडन है, छुपा हुआ है, अननोटिस्ड है, एब्सक्योर है, इनविजिबल है, मॉडेस्ट है, सटल है, अनरिमार्केबल है, और इनडिस्टिंक्ट है। जैसे कि हर कॉन्फिडेंस वॉज कॉन्स्पिक्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के दौरान उसका कॉन्फिडेंस क्लियरली झलक रहा था, क्लियरली नोटिसेबल था उसका जो कॉन्फिडेंस है। ओके, सिक्स्थ वर्ड इज़ रोबस्ट। रोबस्ट जो कि एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है मजबूत और सेहतमंद, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम रोबस्ट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, सिनोनिम देख लेते हैं, स्टर्डी, हेल्दी, पावरफुल, टफ, सॉलिड, विगरस, ड्यूरेबल। तो विगरस मतलब भी क्या होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसका उल्टा क्या होगा, कि वो बहुत नाजुक है, वो बहुत फ्रेजाइल है, राइट। तो ये फ्रेजाइल हमने किया भी है वर्ड, तो आपका रिवीजन भी हो रहा है। फ्रेजाइल मतलब जो बहुत ही नाजुक कली है, वीक है, डेलिकेट है, ब्रिटल है, फ्रेल है, वल्नरेबल है, ब्रेकेबल है। अगर आपको याद हो, उसमें से हमने वल्नरेबल भी कर रखा है, ब्रेकेबल है, फीबल है, टेंडर है। टेंडर मतलब ही सॉफ्ट सा होता है। सो रोबस्ट का देख लेते हैं। और रोबस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इम्प्रूव्स योर चांसेस ऑफ सक्सेस। अगर आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो रोबस्ट होगा, यानी कि बहुत ही स्टर्डी होगा, टफ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, सॉलिड होगा, ड्यूरेबल होगा, है ना। तो इस तरह का अगर आपका प्रिपरेशन होगा, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी इस तरह की होगी, तो डेफिनेटली मतलब ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट भी हमने किया हुआ है पहले, है ना। ऑब्सोलेट भी एडजेक्टिव है, यानी कि जो चीज़ पुराना हो चुका हो और अब यूज़ में ना हो, उसको हम ऑब्सोलेट बोलेंगे। यानी कि इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कोई चीज़ आउटडेटेड हो गई है। सिनोनिम्स आई मीन,
ओल्ड फैशन हो गई है तो हम उसको ऑब्सोलेट बोल सकते हैं। एंटीक्वेटेड हो गई है, यानी एंटिक पीस होता है ना, एंटी चीज़ें, एंटीक चीज़ें। आ आर्चेक हो गई है, आउटमोडेड हो गई है, डेटेड हो गई है, एंशिएंट हो गई है, डिफंक्ट हो गई है। तो इसका सेंटेंस एक बार देख लेते हैं। मैनी ऑब्सोलेट रूल्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद मॉडर्न पॉलिसीज़, कि जो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल रूल्स थे, पुराने ओल्ड फैशन आउटडेटेड रूल्स थे, अब उसकी जगह जो है मॉडर्न पॉलिसीज़ जो है आ चुकी है। इसका अच्छा ऑब्सोलेट यानी कि ट्रेडिशनल है, अगर पुराना है, ओल्ड फैशन है, तो उसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा ऑब्सोलेट का? कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब कि आज के टाइम की बात है। कंटेम्प्रेरी इंडिया जैसे होता है, तो यानी कि आज की इंडिया की बात करेंगे, प्रेजेंट में जो चल रहा है, तो प्रेजेंट में मॉडर्न ही हुआ, करंट हुआ, लेटेस्ट, प्रेजेंट डे। देखो प्रेजेंट डे लिखा है, रीसेंट हो, जो अप टू डेट हो, न्यू हो, एग्जिस्टिंग हो। चलो, हम्बल। एट वर्ड इज़ हम्बल, जो ये भी एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ हम मतलब हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि विनम्रता से, विनम्र करना, विनम्रा, घमंड ना करने वाला। कि आप कोई चीज़ जो है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हम ऐसे बोलते हैं ना, अगर आपने सुना होगा कि इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ ऐसा कर दो, या प्लीज़ ऐसा मत करो, है ना, या थोड़ी सी ये बात मान लो, या थोड़ा सा कॉपरेट कर लो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। जैसे आप एप्लीकेशन वगैरह भी लिखते हो तो हम लिखते हैं इट्स माय हम्बल। तो हम्बल बोले तो कि यानी कि मतलब मैं रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विनम्रता से, कामली, बिना किसी एटीट्यूड के, बिना किसी डिसरिस्पेक्ट के। सो मॉडेस्ट हो गया, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, अनअज्यूमिंग, कर्टियस, डाउन टू अर्थ, मीक। मीक मतलब भी क्या होता है कि हम जो है विनम्र है, सिंपल। और हम्बल का उल्टा होता है कि आप बहुत एरोगेंट हो, यानी गुस्से वाले हो, एकदम मतलब प्राउड हो, हर चीज़ पे कुछ ज़्यादा ही प्राउड होता है, हॉटी हो। यहाँ पे हॉटी का मतलब वो नहीं है, क्योंकि आप स्पेलिंग देख सकते हो, ये आ सकता है ना, तो हॉटी यहाँ पे HAUGHT है, तो इसका मतलब भी क्या है, वो इंसान बहुत एरोगेंट है, कंसीटेड है, एगोटिस्टिकल है, ईगो से बना, ईगोटिस्टिकल है, ओवर बियरिंग है, वेन है, स्नॉबिश है, सुपीरियर है। स्नॉबिश मतलब भी वो इंसान कैसा है, वो इंसान जो है वो एरोगेंट है, रूड है ना, हम रूड भी कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड निकल जाते हैं। डिस्पाइट हर सक्सेस शी रिमेन्ड हम्बल, मतलब उसके सक्सेस के बावजूद भी वो जो है हम्बल रही, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसे, मतलब वो बहुत हम्बल थी, विनम्र थी। नाइन्थ इज़ एन एमिनेंट, ये भी एडजेक्टिव, यानी कि जो बहुत प्रसिद्ध हो या सम्मानित हो, कि मतलब एमिनेंट पर्सनालिटी है इनकी, तो एमिनेंट डॉक्टर है, या इंजीनियर है, या ग्रेट पर्सन है। तो एमिनेंट मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, और वो रिस्पेक्टिव भी हो, नोटेबल हो, फेमस हो, एस्टीम्ड हो, सेलिब्रेटेड हो, उनको सेलिब्रेट किया जाता हो, डिस्टिंग्विश्ड हो, प्रोमिनेंट हो, रिनोन्ड हो, एलस्ट्रियस हो, है ना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एमिनेंट साइंटिस्ट एड्रेस दी स्टूडेंट्स, एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध और जाने माने साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, स्टूडेंट को एड्रेस किया यानी कि संबोधित किया। आई एम नॉट श्योर, संबोधित ही बोलते हैं ना, एड्रेस किया यानी कि बेसिकली उनसे बात की, जो स्पीच देते हैं ना, भाषण देते हैं, तो हम बोलते हैं, न्यूज़ हेडलाइन में देखा होगा कि दिस इन दिस PM और सो एंड सो मिनिस्टर एड्रेस दी स्टूडेंट्स, या मन की बात में जैसे होता है, तो यानी कि उनको बोला या उनसे बात की। एमिनेंट समझ में आ गया, जो जाने माने प्रसिद्ध होते हैं ना। इसका उल्टा क्या होगा, जो एकदम ही हिडन होते हो, है ना, जो अननोटिस्ड होते हो, तो इसका हो जाएगा एब्सक्योर। एब्सक्योर मतलब होता है कि जो बहुत अननोन हो, मतलब कोई इंसान उसे जानता ही ना हो, जैसे हम जैसे लोग जो है अननोन ही होते हैं, बहुत फेमस होते नहीं हैं। तो एब्सक्योर होना यानी कि जो अननोटिस्ड होते हैं, अनफैमिलियर होते हैं, हमेशा हिडन रहते हैं, एनोनिमस होते हैं, अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको पहचानना आसान नहीं होता है, और नेग्लेक्टेड होते हैं, उनको जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो अननोन है, क्योंकि वो इनविजिबल है, दिखाई ही नहीं देंगे, समथिंग लाइक दिस। नॉट इनविजिबल रियल सेंस में नहीं, बट व्यंग के सेंस में। चलो, इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब तो बहुत ईज़ी है, हम सब जानते हैं, इसका ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब कि गुणवत्ता या पोजीशन में नीचा, कि जैसे हम ऐसा बोलते हैं, आपने सुना होगा कि इसके साथ रह कर के मुझे बहुत इन्फीरियर फ़ील होता है, या ये सो एंड सो पर्सन जो है बहुत इन्फीरियर फ़ील कराता है। तो इन्फीरियर फ़ील कराना, या इन्फीरियर मतलब क्या हुआ कि आप जो है पुअर हो, या फिर आप
किसी चीज़ से नीचे हो, ठीक है? जो इंसान जैसे अगर इंसान के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे कि ये इंसान नीचे इन्फीरियर फ़ील कराता है, यानी कि जो सामने वाला इंसान जिस पोज़ीशन में है उससे नीचे वो फ़ील हमें करवा रहा है, तो उनको तो उस तरह से हम इन्फीरियर का यूज़ करते हैं कि पुअर है, लोअर है, लेसर है, सबस्टैंडर्ड है, वीक है, डेफिशिएंट है, सेकंड रेट है, मेडियोकर है। ओके, अब इसका उल्टा हो जाएगा सुपीरियर, कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा उच्च पोजीशन पे हो, बेटर हो, हायर हो, फाइनेस्ट हो, फर्स्ट रेट हो, एक्सीलेंट हो, आउटस्टैंडिंग, प्रीमियम हो, एक्सेप्शनल हो। ओके, सो यहाँ पर हमारे 10 वर्ड्स ख़त्म हुए। तो आपको ये कैसा लगा, आप ज़रूर बताना कि हेल्पफुल कौन ज़्यादा था। मतलब मैं तो वैसे ही पैटर्न में कराऊंगी, बट बस मैंने सोचा था कि एक बार सैटरडे को ऐसा भी थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं, थोड़ा सा पैटर्न से हट करके, ठीक है? बोरियत भी नहीं होगी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल रह गया, क्वालिटी इज़ ऑलवेज सुपीरियर टू क्वांटिटी, है ना? कि क्वालिटी जो है हमेशा क्वांटिटी से ऊपर ही रहेगी, कि क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर क्या करता है, क्वालिटी करता है। सो ठीक है, यहाँ पे था। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो एक बार लाइक कर देना, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे कंटिन्यू करना है। और बाकी अपने कमेंट्स तो आप ओपन है ही, आप फीडबैक ज़रूर दिया करो। चलो, अब हम अपने आइडियम्स एंड फ्रेजेस में आ जाते हैं। अच्छा, और एक और बात ध्यान रखना कि कल संडे है। कल हमने अभी इस वीक मंडे टू सैटरडे, इस वीक जितने भी वोकैबलरी पढ़ी है, चाहे वो आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, या डेली वोकैब जो हम 10 करते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उन सब का टेस्ट के फॉर्म में मैं लाती हूँ हर संडे को। तो आज हमारा दूसरा संडे होगा जो हम ऐसा करने वाले हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, है ना? तो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, तो इसलिए चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन भी दबा देना अगर आप नए हो तो। बाकी जो बच्चे देख रहे हैं, जो रेगुलर अटेंड करते ही हैं, तो उनको तो नहीं बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके लिए ही है। तो ठीक है, ये तो कल ध्यान रखना। चलो अब शुरू करते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी हर मुमकिन कोशिश करना, कि आपने एक भी स्टोन को ऐसा नहीं है जो यूज़ करके नहीं देखा हो, जो टर्न घुमा करके नहीं देखा हो। इसका एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर मुमकिन जो जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स थे लगा चुके हो। शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू क्रैक द DSSB ASO एग्ज़ाम, है ना? कि उसने जो है बिल्कुल भी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, किसके लिए, मतलब बिल्कुल भी मौका, बिल्कुल भी सारी कोशिश, जितनी पॉसिबल एफर्ट्स लगा सकती थी वो सब लगाया DSSB ASO का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, है ना? बर्न योर ब्रिजेस, यानी कि वापस आने का रास्ता बंद कर देना, कि आपने ब्रिज क्रॉस कर लिया है, और ब्रिज क्रॉस करके यहाँ से आपने यहाँ क्रॉस कर लिया है, अब आपने इस ब्रिज को जो है वो क्या कर दिया, जला दिया, ठीक है? जला दिया, सो दैट अब वापस नहीं जा पाओ, सो दैट आप वापस नहीं जा पाओ, वापस नहीं जा पाओ। इसलिए इस तरह से समझ लो, कहानी बना के समझो, ज़्यादातर चीज़ें समझ आ जाती है जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो इससे बन गया बर्न योर ब्रिजेस, मतलब कि अपने वापस जाने का रास्ता बंद कर देना। डोंट बर्न योर ब्रिजेस विद योर टीचर्स, राइट? कि अपने टीचर्स के साथ यार रास्ता जाने का बंद मत करो, ऐसा मत बिहेव करो कि आप दोबारा उनसे कभी मिल नहीं पाओगे, नज़रें नहीं मिला पाओगे, वापस नहीं जा पाओगे, कुछ हेल्प लेना हो तो। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यानी कि अब फैसला या अगला कदम जो है आपके हाथ में है, ठीक है? मतलब ऐसा होता है ना, बास्केटबॉल कोर्ट है तो इसमें, या अब बॉल जो है आपके कोर्ट में है, यानी कि अब आपकी तरफ है, आपकी बारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, आपकी बारी है कोई स्टेप उठाने की, ठीक है? तो अब फैसला या अगला कदम जो है आपके हाथ में। आई हैव शेयर्ड द स्टडी प्लान, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, है ना? जैसे कि मैंने आपको आपने देखा होगा कि मैंने जीके का स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर किया है, और ओवरऑल भी किया था ब्लूप्रिंट कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने तो सिर्फ ब्रॉड लाइन जो है, एक ब्रॉडली आपको आइडिया दे दिया है। बाकी तो नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, कि आप कैसे स्टेप उठाते हो, राइट? चलो, नेक्स्ट इज़ अहेड ऑफ द कर्व। अहेड ऑफ द कर्व मतलब दूसरों से आगे होना। अहेड मतलब आगे ही होता है, कि आप जो है कर्व से, नॉर्मल कर्व ऐसे चल रहा है और आप उस कर्व से आगे निकल गए हो, ठीक है? आप सॉरी, अगर ऐसे चल रहा है तो आप उस कर्व से आगे निकल गए हो, यहाँ से निकल गए, तो यानी दूसरों से आगे होना। स्टूडेंट्स हु रिवाइज डेली स्टे अहेड ऑफ द कर्व, जो स्टूडेंट्स डेली रिवाइज करते हैं, जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो बाकियों से आगे ही रहते हैं। स्टूडेंट्स हु रिवाइज डेली स्टे अहेड ऑफ द कर्व। गो, अब जैसे जो बच्चे अभी यहाँ पे डेली वोकैब की सीरीज देख रहे हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी अहेड ऑफ द कर्व्स,
बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट, दे अटेंड रेगुलर वोकैब सीरीज, है ना। और अगर ज़रूरी नहीं है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वही, अगर जो बुक से भी या कहीं और से भी डेली वोकैब पढ़ रहे हैं, वो भी डेफिनेटली अहेड ऑफ द कर्व होने वाले हैं, यानी बाकियों से आगे होने वाले हैं। ओके, लास्ट वन इज़ गो थ्रू द रूफ। बहुत ज़्यादा बढ़ जाना कि यार अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, इट्स मतलब जो ड्रामेटिक है, इट इंक्रीज ड्रामेटिकली, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना। माई माई कॉन्फिडेंस वेंट थ्रू द रूफ आफ्टर स्कोरिंग वेल इन मॉक टेस्ट, कि जब मैं मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करती हूँ तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वेंट थ्रू द रूफ चला जाता है। अब यहाँ पे पास्ट टेंस में लिखना था इसलिए गो की जगह हम वेंट कर देंगे, बाकी मतलब वही रहेगा। चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। सो मुझे बार बार खुद को रिमाइंड करना पड़ता है कि थोड़ा सा धीरे बोलूँ मैं, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आजकल बहुत जल्दी गले में दर्द होने लगता है, पहले नहीं होता था ऐसा। तो फिलोसोफर का मतलब पहली बार करते हैं। फर्स्ट इज़ फिलोसोफर। फिलोसोफर मतलब जो ज्ञान और बुद्धि से प्रेम करता हो, मतलब लवर ऑफ विजडम जो बोलते हैं ना। अब देखो हमें मतलब के साथ साथ उसका इंग्लिश भी तो समझना पड़ेगा ना। अब इंग्लिश में लवर ऑफ विजडम लिख दोगे तो याद नहीं आएगा, तो दिक्कत होगी, सिर्फ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी समझना है। लवर ऑफ विजडम मतलब जिसको नॉलेज से बहुत प्यार है, बुद्धि से बहुत प्यार है, ज्ञान से बहुत प्यार है, उसको फिलोसोफर बोलेंगे। तो फिलोसोफर इनकरेज्ड पीपल टू थिंक क्रिटिकली। ओके, नेक्स्ट इट इज फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट मतलब और स्टैम्प कलेक्टर, मतलब जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, जो डाक के टिकट्स होते हैं ना वो कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिलाटेलिस्ट। माई ग्रैंड फादर इज़ अ पैशनेट फिलाटेलिस्ट। आर्काइव या आर्चाइव भी बोलते हैं, आर्काइव मैं बोलना चाहूँगी, यानी अ प्लेस फॉर प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जहाँ पे जो है आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करते हो, जितने भी जहाँ पे जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है, हिस्ट्री के मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उसको सुरक्षित रखा जाता है, उसको हम आर्काइव बोलते हैं। द रिसर्चर, अगर ओके आपने हिस्ट्री वगैरह किया होगा तो उसमें ये सुना होगा। द रिसर्चर फाउंड वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव। नेक्स्ट इज़ बोटानिस्ट। बोटानिस्ट मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उनको बोटानिस्ट बोलेंगे, है ना। द बोटानिस्ट डिस्कवर्ड अ रेयर प्लांट स्पीशीज। ईओलॉजी मतलब अ स्पीच प्रेजिंग समवन हु हैज़ डाइड, मतलब आप एक स्पीच दे रहे हो उस इंसान के बारे में जो अब नहीं है, जो मर चुका है, तो उसके बारे में तो भी अच्छी स्पीच दे रहे हो, मतलब उसके बारे में उसकी बढ़ाई या उनकी तारीफ़ कर रहे हो, किनकी, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो मर चुके हैं और उनकी आप तारीफ़ कर रहे हो, उस तरह की स्पीच को हम ईओलॉजी बोलते हैं। थोड़ा अजीब नहीं है, मतलब इसके लिए भी वर्ड होता है। किसी मृत व्यक्ति की प्रशंसा में दिया गया जो भाषण है उसको हम ईओलॉजी बोलते हैं। शी डिलीवर्ड अ हार्टफेल्ट ईओलॉजी एट दी मेमोरियल सर्विस, जैसे कि होता है ना, अच्छा होता नहीं है कि डेथ होने के बाद, मैंने क्रिश्चियन में देखा है ऐसा मूवीज़ वगैरह में कि जो चर्च में फिर उसके बारे में हम कुछ शब्द बोलते हैं, जितने भी क्लोज फ्रेंड्स है, क्लोज रिलेटिव्स है, फैमिली है, तो वो बोल सकती हैं, कुछ भी अच्छा बोलते हैं ना हम, कि जैसा भी रहा उसके बारे में प्रेज़ करना, तारीफ़ करना, या जैसा भी हमने टाइम स्पेंड किया, तो वो ईओलॉजी एक तरह से हो सकता है कि जो चर्च में जाके हम एक स्पीच करते हैं, उसको कुछ तो कोई सा तो डे बोलते हैं। चलो ठीक है, तो डे 11 का फटाफट से हम जो है रैपिड फायर रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड जो हमने कल पढ़ा था वो है आर्डुअस। आर्डुअस मतलब बहुत मुश्किल और मेहनत भरा। कंसाइज मतलब कम शब्दों में स्पष्ट करना, बात करना। मैंडेटरी जो करना बहुत ज़रूरी हो, अनिवार्य हो। पॉन्डर मतलब गहराई से सोचना या विचार करना। तो देखो अभी भी हमने गहराई से सोचना विचार करना कहाँ लिया था, कहीं तो लिया था ना। अ, कहीं तो ऐसा मैंने देखा सुना है, या तो फिर वो जो है हमने यही किया है। देखो प्रोफाउंड देखा था ना, कि गहराई से सोचना, डीप, इंसाइटफुल, थॉटफुल। तो यहाँ पर पॉन्डर भी इसका मतलब हो सकता है कि गहराई से सोचना, राइट, या विचार करना। लूसिड, लूसिड बिल्कुल साफ और आसानी से समझ आने वाला। लूसिड भी हमने किया है, इसका क्या था और सिनोनिम जो आज हमने वर्ड किया है। फ्रूगल, फ्रूगल पैसे सोच समझ कर खर्च करने वाला, ये भी हमने किया है। ट्रांजिएंट जो थोड़े समय के लिए हो। मिटिगेट
दर्द को, पीड़ा को कम करना, रिड्यूस करना, इंटेंसिटी कम करना, ख़त्म तो नहीं हो सकता, इंटेंसिटी उसकी कम कर देना। अब्सटेन, एब्सटेन मतलब जानबूझकर किसी चीज़ से दूर रहना कि यार आई रियली वांटेड टू एब्सटेन फ्रॉम माय फ़ोन बिकॉज़ इट इज़ डिस्टर्बिंग मी फ्रॉम माय स्टडीज़। एलोक्वेंट बहुत प्रभावशाली और अच्छे तरीके से जो बोलने वाला होता है, बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, बहुत इम्पैक्टफुल उसका जो बोलने का तरीका होता है वो एलोक्वेंट हो गया। सो आज का हमारा वर्ड फैमिली ऑफ द डे है कोहेरेंट और इनकोहेरेंट। ठीक है, कोहेरेंट का ऑपोजिट एंटोनिम हो जाएगा इनकोहेरेंट। A coherent answer in descriptive papers or interviews create a much stronger impression than using difficult words without clarity. एक कोहेरेंट मतलब क्या होता है? क्लैरिटी होना, ल्यूसिड होना, कोई चीज़ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना, उसको हम कोहेरेंट बोलते हैं। तो अगर आपने एक कोहेरेंट आंसर लिखा है डिस्क्रिप्टिव पेपर में या फिर इंटरव्यूज़ में बोला है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करता है एज़ कम्पेयर टू कि आपने बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर लिए बट उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पे एक हमारा समाप्त हुआ, और पसंद आया तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और बाकी तो सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, और शेयर कर देना अगर आप किसी भी ग्रुप में हो, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं संडे को एक महा संडे स्पेशल के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।